स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। कृत्रिम फल पकाने वाले परिष्कारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग तब तक अनुमत है जब तक इसका उपयोग न्यूनतम मात्रा में किया जाए। 2. FSSAI द्वारा अनुमोदित एथिलीन गैस को नियंत्रित पकाने वाले कक्षों में प्रयोग किया जाना चाहिए। फलों के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कृत्रिम फलों को पकाने वाले परिष्कारक। कैल्शियम कार्बाइड यह विषाक्त एसिटिलीन गैस विमोचित करता है तथा इसमें फास्फोरस और आर्सेनिक हो सकता है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के तहत FSSAI द्वारा इसके उपयोग पर प्रतिबंध दिया गया है, अतः कथन एक सही नहीं है। अनुमत पदार्थ एथिलीन गैस FSSAI द्वारा स्वीकृत 100 ppm या प्रति मिलियन भाग तक प्राकृतिक रूप से पकने में सहायक। इसे नियंत्रित पकने वाले कक्षों में प्रयुक्त किया जाना चाहिए और फलों के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। प्रायः समाचारों में आने वाले पद डी-डॉलराइजेशन का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? A. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आरक्षित निधियों में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए देशों द्वारा अन्य मुद्राओं का उपयोग। B. अमेरिकी सरकार द्वारा वैश्विक बाजारों में डॉलर का प्रचलन बढ़ाने की प्रक्रिया। C. वैश्विक व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर के स्थान पर क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करने के लिए कंपनियों द्वारा अपनाई गई एक वित्तीय रणनीति। D. केंद्रीय बैंकों द्वारा अमेरिकी डॉलर के उपयोग को समाप्त करने और पूर्ण रूप से डिजिटल मुद्रा में परिवर्तन करने का प्रयास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह वैश्विक व्यापार, वित्त और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को कम करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, कमोडिटी ट्रेडिंग जैसे तेल और रिजर्व होल्डिंग्स के लिए अमेरिकी डॉलर को अन्य मुद्राओं से प्रतिस्थापित करना शामिल है, अतः विकल्प A सही है। अगला प्रश्न है, प्रायः समाचारों में उल्लिखित तीस्ता नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? A. गंगा, B. ब्रह्मपुत्र, C. कृष्ण, D. गोदावरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B, ब्रह्मपुत्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है कि एक सहायक नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी सिक्किम के चुनथांग के निकट हिमालय से उद्गमित होती है तथा बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। मूलतः यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई सीधे पद्मा नदी या बांग्लादेश में गंगा के मुख्य धारा में मिल जाती थी, लेकिन वर्ष 1787 के आसपास नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया और पूर्व की ओर बहने लगी तथा जमुना नदी में मिल गई। तीस्ता बैराज बांध ऊपरी पद्मा और यमुना के बीच के मैदानी इलाकों में सिंचाई उपलब्ध कराने में मदद करता है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषताएं हैं? 1. शक्तियों का पृथक्करण, 2. लिखित संविधान, 3. स्वतंत्र न्यायपालिका, 4. दोहरी सरकार। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1, D 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संघवाद की विशेषताएं। शक्तियों का पृथक्करण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच किया जाता है। लिखित संविधान सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्धारण करता है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च है और संघ और राज्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए संविधान की व्याख्या करती है और उसे लागू करती है। दोहरी सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के अपने अपने प्रभाव और अधिकार क्षेत्र होते हैं। कठोर संविधान में संशोधन करना आसान नहीं है और इसमें परिवर्तन के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं प्रदान की गई हैं, अतः विकल्प D सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पहले राष्ट्रीय ध्वज में लाल, पीले और हरे रंग की पट्टियां थीं। 2. पिंगली वेंकैया ने वर्ष 1919 में लाल और हरे रंग की पट्टियों वाला ध्वज डिजाइन किया था।
3. वर्तमान तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय ध्वज का विकास। पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में फहराया गया था, जिसमें लाल, पीले और हरे रंग की पट्टियां थी। अतः कथन एक सही है। वर्ष 1921 में पिंगली वेंकैया ने लाल और हरी रंग की पट्टियों वाला एक ध्वज डिजाइन किया था, जिसमें बाद में गांधी जी ने एक सफेद पट्टी और चरखा जोड़ा। वर्तमान तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भोजेश्वर महादेव मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसमें एकाश्म पत्थर से बना हुआ विशाल शिवलिंग स्थापित है। 2. इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। 3. मंदिर की वास्तुकला भूमिजा शैली पर आधारित है, जिसकी विशेषता इसके विशाल शिखर और अलंकृत नक्काशी तथा मूर्तियों में परिलक्षित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भोजेश्वर महादेव मंदिर यह भगवान शिव को समर्पित है और इसमें एक ही पत्थर से बना विशाल लिंगम स्थापित है। अतः कथन एक सही है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा बनवाया गया यह मंदिर अपनी भव्यता और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रतिष्ठित है। अतः कथन 2 सही नहीं है। राजा भोज परमार वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे, जो अपने सम्रांगण सूत्रधार के वास्तुशिल्प ग्रंथ के लिए जाने जाते थे। मंदिर की वास्तुकला भूमिजा शैली पर आधारित है, जो इसके विशाल शिखर और अलंकृत नक्काशी तथा मूर्तियों की विशेषता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में इल्बर्ट बिल विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इल्बर्ट बिल वर्ष 1883 में प्रस्तुत किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश नागरिकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने की अनुमति देना था। 2. इस विधेयक से संबंधित विवाद से भारत में ब्रिटिश समुदाय के नस्लीय पूर्वाग्रहों पर प्रकाश पड़ा। 3. यह विधेयक भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल वर्ष 1883 में वायसराय की परिषद के विधि सदस्य या सर कोर्टेने इल्बर्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश नागरिकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने की अनुमति देना था। अतः कथन 1 सही है। यह विवाद ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक प्रमुख घटना थी, जिससे ब्रिटिश प्रशासन के नस्लीय पूर्वाग्रह पर प्रकाश पड़ा। अतः कथन 2 सही है। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित है, जो वर्ष 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय थे। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 42 के तहत समान नागरिक संहिता को परिभाषित किया गया है। 2. यह एक सामान्य कानून को संदर्भित करता है, जो सभी धार्मिक समुदायों पर व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, विरासत, तलाक, गोद लेने आदि पर लागू होता है। 3. समान नागरिक संहिता का पालन अमेरिका, पाकिस्तान, मिस्र और आयरलैंड में किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समान नागरिक संहिता या यूसीसी हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को परिभाषित किया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यूसीसी एक सामान्य कानून को संदर्भित करता है, जो विवाह, विरासत, तलाक, गोद लेने आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होता है। अतः कथन 2 सही है। समान नागरिक संहिता का पालन अमेरिका, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र और आयरलैंड जैसे देशों में किया जाता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य नवजात बालिकाओं का समर्थन करना और महिला लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे का समाधान करना है? 1. मिशन शक्ति, बी. मिशन वात्सल्य, सी. लाडली बेटी योजना, डी. पीएम अजय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, लाडली बेटी योजना।
चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लाडली बेटी योजना जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा एक सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। इस योजना का लक्ष्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद जन्मी नवजात बालिकाओं को लाभान्वित करना है। इसका उद्देश्य बालिका लिंगानुपात में सुधार लाना तथा माता पिता पर वित्तीय बोझ कम करना है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, झारखंड जगुआर क्या है जिसका अक्सर नक्सल विरोधी अभियानों के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? ए. वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम, बी. नक्सलवाद से निपटने के लिए विशेष पुलिस बल, सी. राजमार्ग अवसंरचना परियोजना, डी. इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नक्सलवाद से निपटने के लिए विशेष पुलिस बल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। झारखंड जगुआर वर्ष 2008 में गठित एक विशेष आतंकवाद रोधी इकाई है। इसका उद्देश्य झारखंड से वामपंथी उग्रवाद को खत्म करना है। इस बल ने वन्य युद्ध और नक्सल विरोधी कार्यवाहियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। गंगा की सबसे लंबी और सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है? ए. यमुना, बी. घाघरा, सी. गोमती, डी. सोन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।